बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल इफ डूइंग वेल। सो आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है इनर शेल ट्रांजिशन एंड करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स रेज क्या होती हैं। हमने एक्स रे का नाम तो सुना होगा बहुत से। हम जब भी किसी कोई फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम एक्स रे करवा लेते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सरेज होती हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं और इनको ये प्रोडक्शन का जो सारा सिस्टम है ना उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो एक्सरे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो एक्सरेज होती है ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और ये हमारे पास जो एक्सरे होती हैं ये हाईली एनर्जाइज्ड होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं, लाइक गैमा रेज होती है, एक्स रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। तो इन सब में जो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं वो हमारे पास गैमा रेज होती हैं, और गैमा के बाद जो होती हैं वो उसके बाद हमारे पास एक्सरे होती है। अब देखा जाए तो हमारे पास जो एक्सरे है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो इसका अगर हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो हैवी एटम्स होते हैं, हैवी एटम ऐसे एटम जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 72 से ज़्यादा हो, ठीक है। 72 से एटॉमिक नंबर जिनका ज़्यादा वो हैवी एटम होते हैं। तो ये जो एक्सरे हैं ये उन एटम से प्रोड्यूस होता है। अब जो लाइट एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पीछे बात की हाइड्रोजन एटम की, तो वो जो उनकी जो रेज इमिट करता है वो या तो फिर इंफ्रारेड रीजन में होती हैं या फिर अल्ट्रा वायलेट या फिर विजिबल रीजन में होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम की बात करें ना, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जब जंप करता है तो वो रेडिएशंस इमिट करता है, लेकिन वो बहुत ही कम एनर्जी की होती है। क्योंकि इन दोनों का जो गैप होता है ना वो बहुत कम होता है, यानी ये जो दो लेवल हैं जिससे जंपिंग हो रही है उसका जो एनर्जी गैप है ये काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें हैवी एटम्स की। तो हैवी एटम्स में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर स्टेट में तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है। तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो रेज इमिट होती हैं ना वो भी काफ़ी एनर्जाइज्ड होती हैं। तो ये हम इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो हैवी एटम्स हैं वो एक्सरे प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। अब हमारे पास सेकंड यहाँ पे वर्ड है इनर शेल ट्रांजिशन। इनर शेल ट्रांजिशन का क्या मतलब है? अब हमने शेल्स के बारे में पढ़ा, यानी ऑर्बिट के बारे में हमने स्टडी किया। अब ये हमारे पास ये डिफरेंट ऑर्बिट बने हुए हैं, एक न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, KLMN, ठीक है। हमने 4 ऑर्बिट बनाए हैं, 4 शेल्स बनाए हैं। अब हमारे पास जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है ना वो इनर शेल्स में ही प्रोड्यूस होता है। अब वो क्यों इनर शेल में प्रोड्यूस होता है? क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे हम मूव करते हैं ना आउटवर्ड, आउटर शेल की तरफ, तो हमारे पास जो एनर्जी गैप है ना वो कम होता जाता है। तो अगर एनर्जी गैप कम है तो हमारे पास जो रेज निकलेंगी वो हमारे पास किसी और रीजन में जाएंगी, वो हमारे पास इंफ्रारेड रेज होंगी, अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी या विजिबल रेज हो जाएंगी, लेकिन वो एक्सरे नहीं होंगी। ये जो हमारे पास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इनमें जो हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से यहाँ से जो रेज निकलती हैं ना वो एक्स रेज होती हैं, जबकि आउटर शेल में हमारे पास एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से वो जो रेज होती हैं वो एक्स रेज नहीं होती हैं। तो इस वजह से हम इसको इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं। अब देखिए हमारे पास एक हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है ना ये जाके टकराएगा यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे होंगे अपने अपने ऑर्बिट में। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है ना ये जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा विद अ फुल एनर्जी, ठीक है। इसको हमने इतना एक्सेलरेट करवाना है कि ये फुल एनर्जी के साथ जब उस इलेक्ट्रॉन से टकराए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इमिट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, आउट हो जाएगा अपने ऑर्बिट से ही। और उसको आउट करवाने के बाद ये खुद भी नॉक आउट हो जाएगा, मतलब ये भी अब शेल से बाहर आ जाएगा। तो अब ये जो हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है इसने अब 2 काम किए। एक तो ये इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया और उसको इमिट करवा दिया अपने ऑर्बिट से, और दूसरा फिर ये टकराने के बाद खुद भी वहाँ से नॉक आउट हो गया। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हुआ तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, जगह खाली बच गई। अब जब जगह खाली बच गई तो क्या होगा, ये के शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था ना, अब के शेल के साथ हमारे पास था एल शेल, एल है या एम है या एन है। अब वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा और ये जो स्पेस है ना ये फिल कर देगा। तो ये हमारे पास होती है ट्रांजिशन, यानी एक वैकेंसी खाली थी, एक जो
दूसरे ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने वो वैकेंसी को फिल कर दिया। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम आउटर शेल की तरफ मूव करते हैं वो एनर्जी लेवल इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो एल का जो एनर्जी लेवल हाई एनर्जी लेवल था, अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन लो में आ गया यानी के में आया है, तो जब वो उसमें आएगा तो एक रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, जब ये जो रेडिएशन इमिट होंगी ना, ये हमारे पास होंगी एक्स रेज। ठीक है, तो ऐसे ये हमारे पास बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे जो वैकेंसी है उसको फिल कर दे। अब ये जो जंपिंग होती है ये एल शेल से भी हो सकती है, एम से भी हो सकती है और एन से भी हो सकती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन आके उस वैकेंसी को फिल कर सकता है। और उसके केस में जो रेडिएशन इमिट होंगी उसको हम एक्स रेज बोलते हैं। ये हमारे पास बेसिक प्रोसेस होता है एक्सरे प्रोडक्शन का, यानी जो इनर शेल ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से जो एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं उसका बेसिक प्रोसेस यही होता है। अब हम चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन को देखें तो ये लिखा हुआ है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज यहाँ पे इसके साथ जो अटैच है ये हमारे पास फिलामेंट अटैच है। अब ये जो फिलामेंट है ना, ये जो जब हम इसको लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो अब ये जो फिलामेंट है ये हीट अप हो जाता है। ठीक है, जब ये हीट अप होगा तो इसके साथ हमने लगाया होता है कैथोड। अब कैथोड जब ये हीट अप होता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं ना कैथोड से, ये जाके टकराते हैं, यहाँ पे हमने एक प्लेट लगाई होती है और वो प्लेट किसकी होती है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन हमारे पास एक हैवी एटम है। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब जाके उसके साथ टकराएंगे ना, तो वहाँ पे अब ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जब जाके उसके साथ टकराएंगे तो वहाँ से रेडिएशन इमिट होंगी जिनको हम बोलेंगे एक्स रेज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए हमने क्या करते हैं, हमने इस यहाँ पे लगाया होता है एनोड। एनोड के साथ हमने लगाया हुआ कूलिंग कोयल। कूलिंग ऑयल क्यों लगाई हुई होती है ये भी हम देखेंगे, और एनोड क्यों लगाते हैं ये भी हम देखेंगे। अब एनोड के ऊपर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखें, हमने जब फिलामेंट को हीट अप किया और कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, तो इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट मतलब डिस्पर्स होंगे ना, स्प्लिट हुए होंगे, कोई किधर जा रहा होगा कोई किधर जा रहा होगा, मतलब एक बीम की फॉर्म में तो नहीं इमिट होंगे। तो हमने यहाँ पे कैथोड लगाना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ताकि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी वो इसी लाइन में। अब ये जो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, रिमूव होंगे, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे, वो एक बीम की फॉर्म में यहाँ जाके टंगस्टन के साथ टकराएंगे इस एनोड की वजह से, क्योंकि एनोड उन्हें अट्रैक्ट कर रहा होगा। और साथ में हमें ये कूलिंग ऑयल लगाई हुई होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर, अब यहाँ देखें ये हमने हाई वोल्टेज लिखा हुआ है। अब हाई वोल्टेज हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो एक्सेलरेट करें, वो जितनी एनर्जी के साथ जाके टकराएंगे ना उतनी ही एनर्जेटिक रेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, क्योंकि ये एक तरफ से ये कूलिंग ऑयल के साथ अटैच है और दूसरी तरफ से ये हमारे पास कैथोड के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये पावर दे रहा होता है, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहा होता है। तो अब हमने ये जो कूलिंग ऑयल है ये इस वजह से लगाई है कि हमने जब हाई वोल्टेज देते हैं तो ये जो एनोड है इसके मेल्ट करने का खदशा होता है। वैसे तो हम एनोड किसी ऐसी मटेरियल का बनाते हैं जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो ताकि वो इजीली मेल्ट ना हो, लेकिन हम जो हाई वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा वाट का होता है। 25 किलो वाट टू 1000 किलो वाट तक ये इसकी वोल्टेज होती है। तो इसकी वजह से ही हम ये मेल्ट होने का खदशा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कूलिंग ऑयल लगा देते हैं। इसमें वाटर होती है, आइस होती है, ये जो भी प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये जो एनोड है ना ये कूल रहता है यानी ठंडा रहता है। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेस होता है, और ये सारा जो प्रोसेस होता है ना ये इवाकुएटेड ग्लास ट्यूब में हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम इस सारी कंस्ट्रक्शन को हम इवाकुएटेड ग्लास ट्यूब में रखते हैं ताकि जो आउटर इंटरफेरेंस है ना वो ना हो, एयर इंटरप्ट ना करे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली कंस्ट्रक्शन होती है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे की। और अगर हमने अब फर्ज करें हमने ऐसी एक्सरेज लेनी है जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, जब हमने इंटेंसिटी की बात करते हैं ना, इंटेंसिटी IN, यहाँ पे इंटेंसिटी हम लिख देते हैं। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें ना, तो जब हमने इंटेंसिटी बढ़ानी है तो हम ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे लो वोल्टेज लिखा हुआ है ना इसकी वोल्टेज को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। जितनी हमें ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए होगी उतना ही ये वोल्टेज इंक्रीज़ कर देंगे। जब ये वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे ना तो ज़्यादा जो कैथोड है ना वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, तो उस केस में हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने एनर्जाइज्ड वो रेज इमिट करवानी है, ठीक है, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, तो एनर्जी ज़्यादा करने के लिए हम ये जो हाई वोल्टेज है ना इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देंगे।
जब ये हाई वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे ना टंगस्टन के साथ, वो ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस को इमिट करेंगे। तो ये बात याद रखनी है, अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो ये जो लो वोल्टेज है इसको इंक्रीज़ करना है, अगर हमने उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करना है तो ये जो हाई वोल्टेज है इसकी वोल्टेज को थोड़ा मज़ीद हाई कर देंगे हम। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इक्वल होगी पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। जितना पोटेंशियल हम ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एफ के अल्फ़ा और के बीटा, एल अल्फ़ा एल बीटा, एम अल्फ़ा एल बीटा, एम बीटा। तो अब हम देखते हैं ये अल्फ़ा और बीटा का क्या चक्कर है। अब देखिए हमने बात की थी कि हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है, ठीक है, इनर शेल ट्रांजिशन की हमने बात की थी। तो हमने कहा था कि अगर तो वैकेंसी क्रिएट होती है के में, तो बाज़ औक़ात एल से एक इलेक्ट्रॉन जाता है और उस वैकेंसी को जाके फिल कर देता है। अगर तो इलेक्ट्रॉन एल से जाके के की वैकेंसी को फिल करेगा, मतलब जो नियरेस्ट पीछे वाला ऑर्बिट है ना, वो जाके उसकी वैकेंसी को फिल करेगा, तो उस केस में हमारे पास के अल्फ़ा होगा, क्योंकि ट्रांजिशन तो के में हुई है ना, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होगी ना, एनर्जी, वो के अल्फ़ा होगी। और जो हमारे पास अगर तो इलेक्ट्रॉन एल से नहीं जाता, वो के में अगर कोई वैकेंसी है तो एम वाला इलेक्ट्रॉन जाके उसको फिल कर देता है। तो उस केस में ट्रांजिशन तो फिर भी के में हुई है, लेकिन उस केस में हमारे पास के बीटा होगा, ठीक है। तो के बीटा हमारे पास होगा अगर कोई शेल जाता है एम से के में जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है के अल्फ़ा और के बीटा का। अगर हम बात करें एल की कोई वैकेंसी है, उसको अगर एम वाला फिल कर रहा है तो वो एल अल्फ़ा होगा, लेकिन अगर वाला एन वाला कोई जाके फिल करता है तो वो एल बीटा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। और इसकी इक्वेशन हमारे पास एच एफ के अल्फ़ा इज इक्वल टू ई एल माइनस ई के, यानी ई एल हमारे पास वो हमारे पास एनर्जी है जो कि हाई एनर्जी है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है, एल से जा रहा है कहाँ, के में। एल हमारे पास वो है जहाँ से ये हमारे पास हाई एनर्जी है ना, ठीक है। तो हाई एनर्जी को हम ई एल माइनस ई के हमारे पास वो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है, जहाँ पे वैकेंसी थी। तो इसको पहले हमने पी और एन की फॉर्म में भी देखा, मतलब पी वो था जहाँ पे ये जंप करके आया है, ठीक है, मतलब ई के की जगह अगर हम पी लिखें तो। और अगर बात करें ई एल की, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है, तो उसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया था। तो ये हमारे पास बेसिकली वही फार्मूला है जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन हो रही होती है, तो इसके रिजल्ट में जो रेज इमिट हो रही है ना, क्योंकि जब जंपिंग हो रही है हाई से लो ऑर्बिट में, ठीक है, एल से के में हो रही है या एम से के में हो रही है, एम से एल में हो रही है, तो उनके के रिजल्ट में हमारे पास रेडिएशंस तो इमिट हो रही हैं, ठीक है, ये एक्स रेज इमिट हो रही हैं और इनको हम करेक्टरिस्टिक्स एक्स रे बोलते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक एक्स रे और इनर शेल ट्रांजिशन और करेक्टरिस्टिक्स एक्स रे, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द कंटिन्यू एक्स रे स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यू स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ था, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही होती हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रम बनाती हैं वो हमारे पास कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स रेज की इमिशन होती है ये कैसे कंटिन्यू स्पेक्ट्रम देती है। हमने देखा था कि हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिशन होती है जब भी हम कोई भी हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन या फिर हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को फाल करवाते हैं किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है। तो ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है नॉकआउट हो जाते हैं, वो स्पेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, वो वैकेंसी क्रिएट होती है, उसको एक सेकंड ऑर्बिट वाला आके फिल करता है। उस केस में हमारे पास जो एक्सरेज निकलती हैं वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होती हैं। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन भेजा है, ठीक है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हमने भेजा है और वो किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकराने की बजाय न्यूक्लियस के पास से गुजरा है, ठीक है, यानी उसके रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है। अब क्या होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस हमारे पास हाईली पॉजिटिव होता है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरेगा ये डीसेलरेट हो जाएगा, मतलब इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अब डीसेलरेट जब भी कोई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट होता है तो उसके रिजल्ट में वो रेडिएशन से इमिट करता है, और ये जो रेडिएशन इमिट करेगा ना ये हमारे पास होंगी कंटिन्यूस एक्स रेज, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल करीब से गुजरा ना, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन हमने पास करवाया और वो थोड़ा दूर होके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होके गुजरे, तो वो फुली स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर होगा क्यों, अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अभी पहले की निस्बत कम लग रही है, तो उसकी वजह अट्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर होगा और डीसेलरेट भी होगा, ठीक है। डीसेलरेशन के रिजल्ट में यहाँ पर भी एक्स रेज इमिट होंगी, लेकिन
डिसलेट होने के बाद ये खुद नॉक आउट हो जाएगा, मतलब ये इसका जो पाथ है वो डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू वो बिल्कुल स्टॉप नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो रेज आती हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस मैनर में आती हैं, ठीक है। एक की एनर्जी ज़्यादा है, उसकी फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, ठीक है। तो इस एक कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है, जिनको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हमारे पास हमने ग्राफ ड्रा करना है वेवलेंथ में और इंटेंसिटी में, ठीक है। वेवलेंथ हमने नैनोमीटर में लेनी है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, ये हमारे पास है कंटिन्यूस एक्सरे, यानी जो इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरे होंगे या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरे होंगे या उससे थोड़ा सा दूर से गुजरे होंगे, तो वो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएंगे। लेकिन अब ये जो पीक्स आ रही है ना, ये पीक्स बता रही हैं कि उनके रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया था, उसने उन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, तो पीछे वाला जो ऑर्बिट था वहाँ से ट्रांजिशन हुई इलेक्ट्रॉन की, और उसके रिजल्ट में करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस हुई। तो ये जो पीक्स हैं ये हमें बताती हैं कि वहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के साथ साथ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये जो हमारे पास फिनोमेना होता है ना एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन वाला, इससे हमें दो तरह की एक्सरेज ऑब्टेन होती हैं, एक तो कंटिन्यूस एक्सरेज और दूसरी करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है। अब ये जो पीक्स ऑब्टेन हुई हैं उसके बाद दोबारा से लाइन जो है स्ट्रेट हो गई है, मतलब ये यहाँ पे फिर कंटिन्यूस एक्सरेज हमें ऑब्टेन हुई है। लेकिन ये जो पीक है ये हमें बताएगी कि यहाँ पे जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं, वो किसी इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने की वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और बात भी है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के जब पास से गुजरेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब से गुजरा है और वो वहाँ से डिसोसिएट हो गया है, तो उस वक्त वो जो अपनी सारी एनर्जी है ना वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट कर देगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी एच एफ हमारे पास इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी वो मैक्सिमम एनर्जी देगा। लेकिन बाज़ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम एनर्जी नहीं भी देते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन से दूर न्यूक्लियस से दूर होकर गुजर रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत डिसोसिएट होते हैं, कंटिन्यूस एक्सरे ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो अपनी सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट नहीं करते, बल्कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एक्सरेज और कंटिन्यूस एक्सरेज का और करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। अब हमारे पास एक्सरेज की बात करें तो हमने बात की थी कि हमारे पास हाईली एनर्जाइज्ड होती हैं। अब हाईली एनर्जाइज्ड होती हैं तो इनका जो पेनिट्रेशन रेट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ये सेवरल सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, और बेसिकली ये इंडस्ट्रीज़ में और मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। इंडस्ट्रीज़ में हम ऐसे यूज़ करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रक्चर है, स्टील का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई डिफेक्ट ऐसा आ गया जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम फिर एक्सरे को इस्तेमाल करते हैं। और मेडिकल का तो आपने सुना ही होगा कि हमने अपनी जब किसी भी बोन डिफेक्ट आ जाए, हमारे पास कोई हड्डी टूट जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक्सरे करवाते हैं। अब इसका क्या प्रोसेस होता है कि हमने हमारे पास जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका हमने एक्सरे करवाना है। फॉर एग्जांपल हमने हाथ का एक्सरे करवाना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फोटोग्राफिक शीट होती है, ठीक है। तो जब कोई भी एक्सरे उसके ऊपर फॉल करता है ना, फोटोग्राफिक शीट के ऊपर ग्राफिक प्लेट होती है ना, वो ब्लैक हो जाती है। और ये हमारे सेम प्रोसेस होता है जब हमने हाथ का एक्सरे करना हो ना, तो हमारे पास जो फ्लैश है ना उसमें उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें लाइटर एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ से जो एक्सरेज होती हैं ना वो पास कर जाती हैं। लेकिन जो बोन्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो जो एक्सरेज को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं और पास नहीं होने देती हैं। तो हमारे जो हैंड का जो फ्लैश वाला पार्ट होता है ना वो भी पूरा ब्लैक हो जाता है, लेकिन जो बोन्स होती हैं वो ब्राइट नज़र आती हैं। तो फिर हम अब फॉर एग्जांपल यहाँ से भी कोई पोर्शन ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, ठीक है, बोन डिफेक्ट आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक्सरे पास हो गई है। तो इसी तरह हम एक्सरे करके किसी भी बोन डिफेक्ट को मेडिकल इंडस्ट्री में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि ये हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हैं हमारी बॉडी में और उनको किल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CAT स्कैनर, कैट स्कैनर। ये हमारे पास इसकी जो एब्रीवेशन की फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज का मतलब जो भी सारा प्रोसेस हो रहा होगा वो कंप्यूटर पे हो रहा होगा। एक्सियल का मतलब ये रोटेट करती रहती है, और टोमोग्राफी होता है किसी भी चीज़ की पिक्चराइजेशन करना, पिक्चर्स कर लेना। अब हमारे पास एक डिवाइस होती है, ठीक है, यहाँ से एक्सरेज इमिट होती हैं। अब एक बंदा स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, ठीक है। अब ये जो डिवाइस होती है ना जिसमें से एक्सरेज इमिट हो रही होती हैं, ये पूरी बॉडी के इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आएगी, यहाँ से रेज
हमारी बॉडी पे पड़ेंगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, ये डिटेक्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, डिटेक्टर क्या करते हैं, उन रेज़ को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके साथ कनेक्शन होता है कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर में भेजते हैं और कंप्यूटर के ऊपर हमारे पास पूरा स्कैन आ जाता है। तो ये जैसे जैसे एक्सियल वर्ड यूज़ हो रहा है ना, मतलब ये पूरी बॉडी के इर्द गिर्द रोटेट करेगी। तो इस साइड पे आएगी तो ये वाले डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगी तो ये वाले डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेंगे। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी का एक स्कैन आ जाता है उस कंप्यूटर के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल हमने किसी एक बॉडी को स्कैन किया, लेकिन हमें अगर उसके था ट्यूमर। अब ट्यूमर हमारे पास काफ़ी डेंस जगह होती है। ठीक है, ट्यूमर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है, एक सेल जो है वो उनका एक एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, और वो डिफेक्टेड सेल होते हैं। तो अब वो क्या होगा, वो काफ़ी डेंस जगह होगी, तो वहाँ से जो एक्सरेज हैं वो पास नहीं कर सकेंगी। अब वहाँ पे कोई बोन भी नहीं है, और इसके अलावा और कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि जिससे हम कह सकते हैं कि एक्सरे पास नहीं कर सकती हैं। तो वो मतलब ये है कि वो एक डिफेक्टिव पार्ट है हमारी बॉडी का। तो फिर इसी तरह हमारे पास जो स्कैन आता है तो उसमें वो जो पार्ट है उसको फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह डिफरेंट टाइप के कैंसर्स, ट्यूमर या कोई और एनोमलीज हमारी अगर बॉडी में मौजूद हैं तो उनकी डिटेक्शन हो जाती है CAT स्कैनर के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरेज के हमने फ़ायदे तो देखे कि किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उनको डिस्टर्ब कर देती हैं, उनको डैमेज कर देती हैं। अब कैसे डैमेज करती हैं कि जैसे ही कोई एक्सरे किसी भी बॉडी के ऊपर पड़ेगा तो ये मोलिकुलर बॉन्ड है ना उसको ब्रेक कर देती हैं, और जब मोलिकुलर बॉन्ड ब्रेक होता है तो फ्री रेडिकल्स इमिट होते हैं। और फ्री रेडिकल कौन से होते हैं, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइल आयन। अब ये जो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइल आयन है ना, ये जब बॉडी में मौजूद रहेंगे ये क्या करेंगे, ये हमारे पास जेनेटिक जो डिफेक्ट है ना वो काज करते हैं, जीन्स में जो चेंजिंग्स कर देते हैं। तो ये इसलिए हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो यंग और जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं ना, उनके लिए भी ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म के होते हैं, क्योंकि हम जो एक्सरेज को हमने बोला कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो जब ये कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तो उसके आसपास कुछ यंग और लिविंग सेल्स भी मौजूद होते हैं, ये फिर उसके साथ साथ उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जब वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, तो वो हमारी बॉडी में पड़े रहेंगे, तो वो साथ वाले सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसी तरह जब ज़्यादा से मतलब एक कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल जो है वो एक डैमेज होते रहते हैं खुद ब खुद ही, तो वो एज ए रिजल्ट फिर कैंसर काज कर देते हैं। तो इसी वजह से जो एक्सरे करवाया जाता है वो हम कंटिन्यूसली नहीं करवाते हैं, मतलब वक्फे अगर ज़रूरत पड़े तो तभी हमें सिर्फ एक्सरे करवाना चाहिए। इसके अलावा भी अगर एक्सरे हमने करवाया है और कोई हमें अपीयरेंट चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि कुछ सेल डिस्ट्रॉय हो गए हों और वो विद टाइम गुजरने के बाद वो फिर हमारी जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग है उनमें वो डिफेक्ट अपीयर हो जाए। तो इसी तरह ये जो एक्सरे के कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं जो कि जिनसे हमें बचना चाहिए और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही एक्सरे करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर एक्सरे की बात की जाए तो एक्सरे हमारे पास सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और जो हमारे पास सिप्पियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी उसमें मोती है या नहीं है उनकी डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। और इसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल यूजेस भी इसके देखे, मेडिकल यूजेस में भी इसका काफ़ी रोल है। तो ये हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स है, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट थे एक्सरे के। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरे का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा है इस लेक्चर में इनर शेल ट्रांजिशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में, देन हमने कंटिन्यूस एक्सरे की बात की। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखे एक्सरे के, CAT स्कैनर के बारे में स्टडी किया, और लास्ट में हमने बायोलॉजिकल इफेक्ट्स देख लिए। तो होप्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।